गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसी सर्किट में आज का हमारा टॉपिक है प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मुख्य तौर पर तीन पैसिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है रजिस्टर, जिसको आर सिंबल से दर्शाया जाता है। दूसरा इंडक्टर, जिसको एल सिंबल से दर्शाया जाता है। और तीसरा है कैपेसिटर, जिसको सी सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चाहे तो ये अकेले रूप से या किसी भी दो या सभी एक कॉम्बिनेशन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुख्य तौर पर तीन ही कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट हुआ करते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम अकेले इन तीनों कंपोनेंट्स के सर्किट के बारे में, इनके कनेक्शन के बारे में और उस सर्किट में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब बात यह है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है। अगर हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम से देखने से क्या पता चलता है कि इस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस आर ही लगाया गया है किसी भी एसी सप्लाई के साथ। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस ही लोड के तौर पर लगाया जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। इसमें बाकी दो प्रकार के जो इंडक्टर कैपेसिटर हैं, किसी भी दूसरा कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल रेजिस्टेंस ही लोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस प्रकार का सर्किट होता है जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हो तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। इसको हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। अब अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा है तो इसके वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन रहेगा, पावर कैसी होगी इस सर्किट की। तो इन चीज़ों को हम फेज़र डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज और करंट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट का ये जो फेज़र डायग्राम मैं ड्रा करूं तो इसमें क्या पता चलता है फेज़र डायग्राम से, जैसे पिछले टॉपिक में हमने बताया था इन फेज़, आउट ऑफ फेज़ और फेज़ डिफरेंस के बारे में, तो वही कंसेप्ट यहाँ आएगा। अगर प्योर रेजिस्टेंस की फेज़र डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर फेज़र डायग्राम में नज़र क्या आता है कि जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है, वेव शेप है, और साथ ही जो करंट की वेव शेप है, अगर हम इनको देखें तो देखने से क्या पता चलता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों ही इन फेज में रहेंगे। जो कल भी बताया था कि इन फेज का मतलब कि अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे वोल्टेज और करंट हैं, अगर वो एक ही समय पर जीरो और एक ही समय पर मैक्सिमम पर पहुंचती है तो ऐसी दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन फेज कहलाती हैं। तो प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट की अगर फेजर डायग्राम देखें वोल्टेज करंट का तो यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों ही इन फेज हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज और करंट दोनों ही एक ही समय पर जीरो, मैक्सिमम जीरो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम और फिर जीरो पर पहुंचते हैं। दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इसको अगर दूसरे फेजर डायग्राम के देखें कि इस रेजिस्टेंस में जो गुजरने वाला जो वोल्टेज और करंट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों ही वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में नज़र आते हैं आपको। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है। एंगल दोनों के बीच में जीरो है, इसका मतलब दोनों के बीच में फेस डिफरेंस जीरो है और दोनों एक ही लाइन पर नज़र आपको आएंगे। तो इस प्रकार से प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में अगर फेजर डायग्राम से वोल्टेज और करंट का रिलेशन हम देखें तो दोनों ही इन फेज रहेंगे और दोनों के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं रहेगा, एक ही लाइन पर दोनों नज़र आएंगे। अगर इस सर्किट में हम पावर की बात करें, पावर का फार्मूला होता है P = VI cos phi। यहाँ पर V और I का मतलब वोल्टेज और करंट है, cos phi का मतलब होता है पावर फैक्टर। जो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल होता है उसको पावर फैक्टर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर फेजर डायग्राम से देखें कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है,
दोनों के बीच एंगल 0 होता है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो वी आई कोस 0 डिग्री, और जैसे आपको पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इस फार्मूले से P इक्वल टू वी आई बन जाएगा। तो पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। तो इस प्रकार से जो हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें अगर पावर कैलकुलेशन करनी पड़े तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, और ये हमारे इसके फेजर डायग्राम है। तो इस प्रकार से अगर हम अगले सर्किट की बात करें, दूसरा सर्किट अगर मैं लूँ तो यह है प्योर इंडक्टिव सर्किट। डायग्राम देखकर अगर मैं परिभाषा की बात करूं, यहाँ पर मैंने केवल इंडक्टर लगाया है, तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है लोड के रूप में प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। इंडक्टर के अलावा कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर इस सर्किट में इस्तेमाल नहीं होगा, और इसको एसी सप्लाई से जोड़ने के बाद जो फेजर डायग्राम और इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, किसी भी सर्किट में यदि केवल इंडक्टर ही इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। अब जब जैसे इसको एसी सप्लाई से हम जोड़ेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर डायग्राम क्या रहेगा, कैसे इस रिलेशन है वो हम फेजर डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं पहले वेव शेप की बात करूँ, ये वोल्टेज की वेव शेप है, ये वोल्टेज की वेव शेप 0 से शुरू होकर ऐसे यहाँ पर ख़त्म होती है। दूसरे ही अगर मैं करंट की वेव शेप की देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आता है कि जो करंट है मेरा वो 90 डिग्री के बाद यहाँ से शुरू होता है और अपनी वेव शेप को कंप्लीट करता है। फेजर डायग्राम से क्या देखते हैं कि दोनों के बीच फेस डिफरेंस है 0 और मैक्सिमम पर पहुंचने के, इसलिए हम क्या देखते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों आपस में आउट ऑफ फेस होते हैं। और आउट ऑफ फेस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक फेस डिफरेंस होता है, एक एंगल होता है। अगर फेजर डायग्राम से बात करूं, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये VL वोल्टेज ड्रॉप है क्रॉस एल के, और अगर इसमें से गुजरने वाला करंट की मैं बात करूं, यहाँ से कंपेयर करूं कि वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, वोल्टेज आगे है और जबकि करंट 90 डिग्री पीछे है। तो इसको मैंने फेजर डायग्राम में, अगर यहाँ पर मैं वोल्टेज लेता हूँ और यहाँ पर करंट मेरा 90 डिग्री पीछे रहता है, अगर ये सिचुएशन होती है फेजर डायग्राम में तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, लैगिंग करंट। लैगिंग करंट का मतलब होता है कि इंडक्टिव सर्किट में यदि करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है तो वो लैगिंग करंट कहलाता है। यहाँ पर जो मेरा करंट है वो 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज है। तो फेजर डायग्राम में वेव शेप की अगर बात करें, वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेस हैं और दोनों के बीच जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे सर्किट में एक टर्म आती है हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको मैं XL के द्वारा दर्शाता हूँ। अगर बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडक्टर है वो सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है सर्किट में, क्योंकि कोई भी इंडक्टर है उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है। XL के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें, XL इक्वल टू फार्मूला होता है 2πfL, हेनरी इसकी यूनिट होती है। यहाँ पर XL का फार्मूला 2πfL है। यहाँ पर F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई, जो AC सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और L का मतलब होता है कि कितने हेनरी का ये मैंने इंडक्टर लगाया हुआ है, कितने हेनरी का इंडक्टर लगाया हुआ है। और जो XL होता है, यहाँ से इसकी XL की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, और इस XL जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको हमेशा ओम में मापा जाता है। तो इस प्रकार कोई भी इंडक्टर सर्किट में एक अपना रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। किसी भी इंडक्टर के द्वारा AC सर्किट में ऑफर किए गए रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। XL के इसको दर्शाया जाता है, और इसका फार्मूला होता है XL इक्वल टू 2πfL। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई और L वैल्यू ऑफ इंडक्टर। अगर बात करें इसकी पावर की, जिस प्रकार से हमने प्योर रेजिस्टिव में किए थे, यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा। कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आएगा, P इक्वल टू VI cos phi, ये फार्मूला हुआ करता है पावर का AC सर्किट में मापने का। तो VI cos phi
फाई की अगर यहाँ पर देखें तो 90 डिग्री का एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री की बात रखेंगे तो वी आई इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर पावर हो जाती है हमारी 0। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये थ्योरेटिकली पावर 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी भी 0 नहीं होती। अगर यहाँ पर केवल हम इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो पावर हम कैलकुलेशन करें तो पावर इज इक्वल टू 0 आया करती है। तो इसी प्रकार से अगर तीसरे सर्किट की बात करें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, डायग्राम से अगर देखें तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की परिभाषा क्या होगी, ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर का प्रयोग लोड के तौर पर किया जाए वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। कैपेसिटर के अलावा इस सर्किट में कोई भी आर और एल नहीं यूज़ होगा, केवल कैपेसिटर लगा होगा और एसी सप्लाई से जुड़ा होगा। अगर इस प्रकार का सर्किट है तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। अब वोल्टेज और करंट का रिलेशन हम फेजर डायग्राम से इसमें देखते हैं। तो ये जो वेव शेप 0 से स्टार्ट होकर मान लीजिए ये वोल्टेज की वेव शेप है, तो करंट की आपको नज़र आती है यहाँ पर, करंट की पहले से ही शुरू हो चुकी है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से पहले ही आगे है। और ये जो डिफरेंस है अगर मैं देखूं कि अगर फेजर डायग्राम से देखें, यहाँ नज़र आता है कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, मतलब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस होता है। और वो कितना एंगल होता है हम यहाँ से नज़र देखते हैं इसको। जब यहाँ पर वोल्टेज 0 था तो मेरा करंट यहाँ पर 90 डिग्री पर था। अगर यहाँ से भी हम देखना चाहें एक की 0 और दूसरे की मैक्सिमम तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इसको अगर वोल्टेज मेरा यहाँ पर है तो करंट 90 डिग्री आगे है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है और वो जो फेज डिफरेंस अगर मैं एंगल से देखूं, एंगल से देखने से पता चले कि करंट वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री, तो ये कहलाता है लीडिंग करंट। लीडिंग करंट का मतलब होता है करंट का आगे रहना। तो यहाँ पर जो मेरा करंट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, मेरा जो करंट है वो वोल्टेज से लीडिंग है और 90 डिग्री लीड करता है। तो इस प्रकार से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेस डिफरेंस होता है, आउट ऑफ फेस होते हैं और 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो करंट है वो लीडिंग करंट कहलाता है क्योंकि करंट मेरा वोल्टेज से आगे चलता है। इसी सर्किट में जिस प्रकार से इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस था, उसी प्रकार से कैपेसिटर सर्किट में भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है। यहाँ पर भी वही बात बताना चाहूँगा कि कोई भी कैपेसिटर इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे सर्किट में इसे लगाते हैं तो इस कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट में विजिबल होता है, ऑफर करता है ये कैपेसिटर उस रेजिस्टेंस को, तो वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के द्वारा इसको दर्शाते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर के द्वारा सर्किट में डाला गया रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, XC के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगर फार्मूले की बात करें XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, यहाँ पर F वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई और C है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर यानी वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन फैरेड्स। फैरेड्स में जिसकी वैल्यू का हमने कैपेसिटर लगाया वो C है। और यहाँ पर भी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको ओम में मापा जाता है क्योंकि ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ही रेजिस्टेंस की ही एक रूप है। तो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटर के द्वारा सर्किट में ऑफर किया गया रेजिस्टेंस जिसको XC के द्वारा दर्शाया जाता है, ये इसका फार्मूला है। अब अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम पावर की बात करें, वही फार्मूला होता है AC सर्किट में पावर का, P इक्वल टू VI cos phi। यहाँ पर अगर cos phi की बात करें वही 90 डिग्री एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में, और जैसे यहाँ पर मैंने बताया था cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इस प्रकार अगर कैलकुलेट करें प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर की वैल्यू 0 ही आती है। तो इस प्रकार अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, आज के टॉपिक में हमने प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव 3 प्रकार के सर्किट किए। तीनों की प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेस, आउट ऑफ फेस या फेस डिफरेंस कितना रहा है, और तीनों में हमने पावर को अगर कैलकुलेट करें तो किस प्रकार से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रजिस्टिव सर्किट। थैंक यू।